घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल मैं बात करूंगा एक अहम घोषणा की। जी नहीं, मैं 5 राज्यों में चुनावी तारीखों की जो घोषणा की गई है, ऐलान किया गया है विधानसभा चुनाव के लिए, और जिस पर तमाम चैनलों पर दुनिया भर की चर्चाएं हो रही हैं, मानो चुनावी नतीजे आ गए हों। घोषणा है, अहम घोषणा है, तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, 2 मई को नतीजे आ जाएंगे, तब हम बात करेंगे। लेकिन जिस घोषणा की मैं आज बात करने वाला हूं वो सरकार की घोषणा है। सरकार ने तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर साल 2020-21 की तीसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद, आसान भाषा में अगर कहूं हमारी देश की विकास दर कितनी रही, उसकी घोषणा की है। 0.4% हम प्लस में आ गए हैं। यह अपने आप में एक खुशखबरी है, क्योंकि हम लगातार गोते पर गोता लगा रहे थे। जो संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल, कोरोना काल में जो हम जी रहे थे, उससे अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, ब्रेक लग गए थे, रोजगार खत्म हो रहे थे, नौकरियां कट रही थी, छटनी हो रही थी, तनख्वाहें घट रही थी। और यह बहुत बड़ी चिंता का सबब था आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। इस दुख भरे युग में हम जी रहे थे। 23.9% का पहली तिमाही यानी कि अप्रैल, मई, जून में हमने गोता लगाया। जुलाई, अगस्त, सितंबर में 7.5% का गोता। तो ऐसे में हम पानी के सतह पर आ गए हैं, नाक थोड़ी सी, अब हम सांस लेने लायक हो गए हैं। यह अपने आप में एक अच्छी खबर है। और अब जो वो दावे किए जा रहे थे कि 10%, 11.5%, 12%, कुछ एजेंसीज ने कहा हम 13.5% की भी विकास दर दिखाएंगे 2021-22 में। सरकार कह रही है हम 8% की माइनस विकास दर दिखाएंगे पूरे साल में 2020-21। अब डेविल लाइज इन द डिटेल, ये एक पुरानी कहावत है अंग्रेजी में कि देखिए, सिर्फ हेडलाइन मत जाइए, उसके अंदर क्या है उसको भी पढ़ना जरूरी है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, देश बुरी हालत में था। मैन्युफैक्चरिंग 35.9% का गोता लगाया था पहली तिमाही में, अब वो 1.6%, लगभग 1.5% की रफ्तार से पॉजिटिव में आ गया है। तो यानी कि अर्थव्यवस्था का पहिया थोड़ा घूमने लगा है, फैक्ट्रियां चलने लगी। कंस्ट्रक्शन जो लगभग 50% का गोता लगाया पहली तिमाही में, वो 6.2% की रफ्तार से अब आगे बढ़ रहा है, प्लस में। रियल एस्टेट और फाइनेंस, जो फाइनेंशियल क्षेत्र है, वो भी 6.5% की विकास दर दिखा रहा है। लेकिन अब मैं जो नकारात्मक पहलू हैं जिन पर हमें गौर करनी होगी, सरकार को तवज्जो देनी होगी। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट अभी भी वो मंदी के इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाए हैं। 7.7%, 7.8% का गोता अभी भी है। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, आवाजाही नहीं होगी, आदान प्रदान नहीं होगा, सप्लाई चेन डिसरप्टेड रहेगी, तो अर्थव्यवस्था गति कैसे पकड़ेगी? और माइनिंग, जो रॉ मटेरियल है, जो कोयला इस्तेमाल होता है, लोहा इस्तेमाल होता है, वो माइनिंग से ही तो आता है। लगभग 6% की माइनस विकास दर है। और इसमें सबसे अहम पहलू, अभी भी अर्थव्यवस्था को, इस तीसरी तिमाही में भी अर्थव्यवस्था को किसी ने अपने मजबूत कांधों का सहारा दिया, तो वो हमारे देश के किसान हैं, हमारे अन्नदाता। पहली तिमाही में 23.9% का जब गोता हमने लगाया, 3.3% की विकास दर थी कृषि क्षेत्र की।
दूसरी तिमाही में भी 3%, और अब 3.9%, 4% प्लस में ग्रोथ रेट। वो किसान जिनके आंदोलन को आज 95वां दिन है, सरकार कह रही है उनके हित में ये कानून लाए गए हैं, उनकी आय दोगुनी की जाएगी, बाजार से उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन वो कह रहे हैं हमें तीनों कानून नहीं चाहिए, इन्हें निरस्त करो, रद्द करो और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाओ। तो किसान देश को बचा रहे हैं, किसानों को भी बचाना होगा। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कृषि क्षेत्र में किन इलाकों से आती है? जिन इलाकों के किसानों को सरकार आज भी मुट्ठी भर किसान मान रही है कि ये पूरे देश के किसान नहीं है। मैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों की बात कर रहा हूं। और कृषि क्षेत्र में, उत्पादन में यह वो इलाका है 2/3 से ज्यादा योगदान है इन्हीं इलाकों का, और यहीं पर किसान सबसे ज्यादा आंदोलित हैं। उसके अलावा एक और चीज, मध्यम वर्ग की बातें बहुत कम होती हैं आजकल। हम बलि का बकरा है, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल हो गया, 90 डीजल छूने लगा, 200 रुपए गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ गए, तो कि नहीं जी ये देश हित में हो रहा है, आधारभूत ढांचे में पैसा लग रहा है, सरकार देखिए जन कल्याणकारी नीतियों में पैसा लगा रही है, पैसा कहीं से तो आएगा, तो आप देश हित में वो पैसा दे दो। तो वो लगातार हमारी जेब हल्की होती रहती है। उस काल में जब बेरोजगारी एक समस्या है, जब नौकरियां कम हो रही हैं, छटनी हो रही हैं और तनख्वाहें कट रही हैं, वहां पर भी एक अच्छी खबर आई है। हम प्रॉफिट ऑफ डूम नहीं है। बहुत से लोग ये कि बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं सरकार से। जो आंकड़े हैं, हम आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर हर चर्चा करते हैं और हर आंकड़े से आपको वाकिफ कराते हैं। अब जनवरी 2021 जो ताजा आंकड़ा है रोजगार का या बेरोजगारी का, जिस भी चश्मे से आप देखना चाहें, मैं CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट को लगातार पेश करता रहा। जब 28, 29, 30% बेरोजगारी भी हो गई थी, 14 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खोया था कोरोना की पीक में, उन्हीं के आंकड़े हैं। अच्छी खबर क्या है कि जो देश की बेरोजगारी दर 9.1% थी दिसंबर में, अब वो घटकर 6.5% हो गई है और एक महीने में करीब 1.20 करोड़, 1.25 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है। तो यह अपने आप में एक अच्छा आंकड़ा है। रोजगार करने वालों की जो संख्या दिसंबर 2020 में 38 करोड़ 88 लाख थी, वो बढ़कर 40 करोड़ 7 लाख आ गई है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है, पर इसमें भी वही डेविल लाइज इन द डिटेल। ये जो नौकरियां मिल रही हैं, 30,000 की नौकरी, 10,000 में आपको अब नौकरी मिल जाए तो आप नौकरी पेशा तो हो गए, लेकिन क्या पुराने लेवल पर हैं? यह अपने आप में एक सवाल है, इसकी भी मैं तफ्तीश करने वाला हूं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, चैन की सांस ले सकते हैं क्या हम? और किसानों ने अर्थव्यवस्था को बचाया। किसानों को कौन बचाएगा? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रकाश चंद्र शर्मा, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, राजीव रंजन, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, तो आंकड़े भली भांति समझती हैं, सुप्रिया श्रीनेट, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, इनको मैं प्यार से जीएसटी भी कहता हूं, देश के जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट, अर्थशास्त्री शरद कोहली मेरे साथ हैं, और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे। तो सुप्रिया श्रीनेट, दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, उम्मीद की किरण जगती है, 0.4%। हम पानी में जो गोता लगा रहे थे, डुबकी लगा रहे थे, अब कम से कम नाक तो ऊपर आइए, सांस ले सकते हैं।
नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सिर्फ आके बैठ के सरकार को गाली देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी चेक होना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, हम टेक्निकल रिसेशन से शायद बाहर निकल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2 तिमाही Q1 और Q2 में, और Q1 में 23.9% का नहीं, रिवाइज डेटा बताता है 24.4% का हुआ। 7.3% का Q2 में हुआ। हाँ, हम Q3 में पॉजिटिव में तो आ गए हैं संदीप जी, लेकिन मैं बिल्कुल जिसको कहते हैं ना रेड फ्लैग करते हुए सरकार को या किसी को भी आगाह करना चाहती हूँ कि सेलिब्रेशन करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। जो ब्रोकरेजेस के आंकड़े थे वो 2% ग्रोथ तक थे, उसके बावजूद हमारी ग्रोथ रेट जो है वो महज 0.4% आई है। ये मैं एक पहली बात कहना चाहती हूँ, अच्छी चीजें पॉजिटिव में आए, लेकिन महज 0.4%। जो मेरे लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात संदीप जी है वो ये है कि जो एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं इस पूरे वित्तीय वर्ष के, वो सीएसओ का आंकड़ा पहले 7.7% कॉन्ट्रैक्शन था, आरबीआई का 7.5% कॉन्ट्रैक्शन था, लेकिन इसको लोअर रिवाइज किया गया है। -8% कॉन्ट्रैक्शन की बात अब सीएसओ कर रहा है, तो कुछ तो पेन ऐसा है जो अभी भी डेटा में छुपा हुआ है, और उसके लिए आगाह रहना, उसके लिए सतर्क रहना मुझे लगता है जरूरी है। -8% लोअर रिवाइज किया गया है। मैं एक चीज और बहुत गंभीरता से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहना चाहती हूं कि हाँ, मैन्युफैक्चरिंग ने पिकअप किया है, जिससे कि दिखता है कि जो डिमांड है गुड्स की, जो पेंट अप डिमांड थी वो तो बढ़ी है, और उसी की वजह से हम देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग 1.6% ग्रो करी है, लेकिन सर्विसेज अभी भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है -7.7% पे। ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी, कम्युनिकेशन, होटल्स, ये एक बड़ा दिक्कत तलब डेटा है, और इसलिए दिक्कत तलब है क्योंकि सर्विसेज एक बड़ा कंपोनेंट है जीडीपी का, और उसका रिकवरी में मुझे लगता है अभी थोड़ा वक्त लगेगा। इन सब चीजों के लिए सतर्क रहना जरूरी है, और यही बड़ी बड़ी नौकरियां क्रिएट करता है इकोनॉमी में। प्रकाश चंद्र शर्मा, क्या हम ताली बजाएं, या जो सुप्रिया कह रही है कि हाँ अच्छी बात है, अच्छी खबर है, हम पानी में ऊपर आ गए, डुबकी अभी तक लगा रहे थे लेकिन अभी भी चिंता के क्षेत्र हैं? क्या सर्विसेज की बात हो रही है, माइनिंग, यह हमारे लिए अभी चिंता का सबब है? वाली बात है। देखिए, जो जिस पैंडेमिक से वर्ल्ड वाइड जो स्थिति हुई है, भारत किस तरह से स्टैंड कर पाया है, और ये जो आज यात्रा आए हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ जरूर होना चाहिए। हम इंडियंस हैं, हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, और सिर्फ यही आत्मविश्वास हमें आगे ले जाता है जो हमारा आत्मनिर्भर भारत की ओर हमें और सशक्त कर रहा है। जहां तक आंकड़ों की बात है, जिन इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेड हो, हॉस्पिटलिटी हो, लेकिन लोगों की आवाजाही कम हुई है, इंटरनेशनल ट्रेवल पूरी तरह से बंद है, वर्ल्ड अभी भी पूरी तरह से कटा हुआ है। डोमेस्टिक में जो टूरिज्म था वो काफी हद तक कम हुआ है। अगर इन आंकड़ों को एक्चुअल में देखना है, सुप्रिया जी जो देख पा रही है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, और जो बिल्कुल सही कह रही है कि हमें बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी हम बहुत एक टफ फेज से गुजर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। जो चीजें हैं जो पिछली सरकार ने हमारी की है, जो पिछले 5 सालों में हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उसका ग्रोथ, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफॉर्म यहाँ पेश किया गया, इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया, बजट पेश किया गया, उसके बिल्कुल अनुरूप ये जीडीपी की डाटा है, और ये हमें बड़े लेवल पे लेके जाएगा, देश को एक नई ऊंचाई देगा। आपने बड़े लेवल की बात की, आपका ऑडियो भी ठीक नहीं है। पीसीआर जरा प्रकाश चंद्र शर्मा का ऑडियो बिल्कुल क्लियर कीजिए। लेकिन राजीव रंजन, जो बात प्रकाश चंद्र शर्मा कह रहे हैं, इनसे मैं आगे भी अभी बात करने वाला हूं, ये कि भाई हम और तेजी से दौड़ेंगे, ये जो अति उत्साही आंकड़े जो है ना, वो बताते कम है, छिपाते ज्यादा हैं। अब ये कहना कि इस आने वाले साल 2021-22 में जो 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, हम 10-11 से दौड़ने लगेंगे, इसमें यह भी समझने की जरूरत है ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग राजीव जी, क्योंकि आप अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं। 8% का गोता लगाएं, 100 रुपए के हम हैं तो 92 पर आ गए। अगर हम 10% और बढ़ेंगे तो हम 9 रुपए 2 पैसे बढ़ गए, तो हम 1 रुपए 2 पैसे पे आ जाएंगे। तो 2018 के लेवल पर भी आने में हमें 2 साल लग रहे हैं। यह बात हम नहीं भूल सकते। बेस ईयर भी देखना पड़ेगा, या ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन भी करनी पड़ेगी। यह भी दर्शकों को, देशवासियों को समझना चाहिए। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, जो कोर सेक्टर्स को लेकर के हमारी चिंताएं थी, उसमें निसंदेह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने, एग्रीकल्चर ने और रियल एस्टेट ने बेहतर किया है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने बेहतर किया है। और जो हमारे ग्रे एरियाज हैं, जहां हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है,
उनकी पहचान भी सामने आ गई है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की मुश्किलें हम भी समझ रहे हैं। एविएशन सेक्टर पूरी तरह से ठप है, होटल इंडस्ट्री को निश्चित तौर पर काफी धक्का लगा है। लेकिन जब भी हम, अभी सुप्रिया जी ने भी कहा कि ये जब भी जीडीपी इवैल्यूएशन का मैकेनिज्म क्या है, 4 स्टेजेस है, जब एडवांस स्टेज में हम करते हैं तो उसमें करेक्शन की गुंजाइश आगे भी बनी है। फिर चौथा क्वार्टर आपका बचा हुआ है, और मैं ये मानता हूं कि जो सीएसओ के आंकड़े संग्रहण के जो तरीके हैं उसमें राज्यों और केंद्र दोनों के सैंपल सीएसओ लेकर के इवैल्यूएशन करती है। तो अभी हो सकता है इन आंकड़ों में, मुझे उम्मीद है इसे नेगेटिव तो नहीं होगा, इसे कुछ बेहतर ही होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा संतुष्ट होने की स्थिति नहीं है। एक बहुत ही मुश्किल चुनौती का हम सामना कर रहे हैं, और एक सुखद एक आश्चर्य मैं मानता हूं इसको कि बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो निसंदेह अभी बेरोजगारी पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि एक आम आदमी के सरोकारों का सवाल है। मैं बेरोजगारी पर तफसील से चर्चा करने वाला हूं, लेकिन इसमें जो हम मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज, माइनिंग, रियल एस्टेट की बातें कर रहे हैं, दरअसल इसमें कहानी जो छिपी हुई है राजीव रंजन, वो ये कि अर्थव्यवस्था को, ये जो डूबती अर्थव्यवस्था थी हमारी, इसको मजबूत कांधे किसी ने दिए, वो किसानों ने दिए। 3.9% की विकास दर, 4%। किसानों ने अर्थव्यवस्था को बचाया है, पर किसान 95 दिन से आंदोलित हैं। और मैंने गलत तो नहीं कहा, सबसे ज्यादा योगदान उन इलाकों का है जिन्हें मुट्ठी भर किसान बता रही है सरकार। उन्हें भी तो कोई बचाएगा, उनकी भी तो बात सुनेगा कोई, कि नहीं सुननी है? नहीं संदीप जी, मुट्ठी भर हो या पूरे देश के एग्रीकल्चर को लेकर के जो योगदान है उसको निसंदेह नकारा जाना उनके साथ अन्याय होगा। देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने इस बार तो बचाया है, और मैं ये मानता हूं कि दोनों तरह की जो धाराएं हैं उनका लक्ष्य किसानों की खुशहाली सुनिश्चित करना है। अगर एग्रीकल्चर को लेकर के एक रास्ता तय किया है केंद्र सरकार ने फार्म बिल के जरिए, तो उनकी सोच को भी बगैर परखे हुए खारिज किया जाना मुनासिब नहीं होगा। किसान संगठनों को भी यह समझना होगा कि इसमें कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश वो करें, तभी लचीलेपन के साथ इसका नहीं, पर उल्टी गंगा नहीं बहाई जा रही है क्या? ये सलाह मशवरा, ये बातचीत, मेज अक्रॉस द टेबल बातचीत, ये कानून बनाने से पहले कर लेते। कानून बना दिए गए, किसी से सलाह मशवरा नहीं किया, अब समझाया जा रहा है। मैंने आपको पहले, इसके पहले की बहस में कहा था कि निसंदेह ये अवसर था, पहले अगर हम विमर्श के जरिए अगर इस पूरे ड्राफ्ट को लेकर के लोगों के बीच गए होते तो शायद वो ज्यादा बेहतर पहल होती। लेकिन अब जो कुछ सामने है इसमें बदलाव के लिए केंद्र सरकार तैयार है, तो मुझे लगता है उन सवालों को क्यों नहीं हम चिन्हित करते हैं जिनसे इस कानून को और बेहतर बनाया जा सकता है, और जो परंपरागत जो तरीके रहे कृषि को लेकर के उनसे खुशहाली सुनिश्चित करना मुश्किल। अगर 2022 में प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसानों की आमदनी दुगुनी हो तो केंद्र सरकार को भी रोडमैप तय करना होगा, और निसंदेह जिस समय 2022 में वो नहीं कर पाएंगे तो उनको भी कसौटी पर खरे उतरने की जो बिल्कुल कसौटी पर कसा जाएगा, शायद हो सकता है, पर वो अभी दूर की कौड़ी लग रही है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। और ऐसे में घनश्याम तिवारी, देखिए जो हम ये मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की, रियल एस्टेट को तो ज्यादा नहीं मिला, एमएसएमई, जो ये पिछले साल मई में 5 दिन के दरमियान देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर आए और 20,97,000 करोड़ का एक राहत पैकेज दिया गया। अब वो स्टिमुलस पैकेज नहीं था, वो मॉनेटरी प्ले ज्यादा था, लिक्विडिटी प्ले ज्यादा था, यानी कि तरलता दी गई। आसान भाषा में दर्शकों को समझाने लगूं मैं कि भाई पैसे ले लो, लोन ले लो, पर ये लोन दिए गए ट्रेड को, इंडस्ट्री को, जो किसान बचा रहा है, किसान को क्या मिला? 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के अलावा किसान को क्या मिल रहा है? उसकी लागत बढ़ रही है लगातार। डीजल 20 रुपए महंगा हो चुका है, खाद के कट्टे 50 किलो की जगह 40 किलो हो गए। तो किसान को भी तो कुछ मिलना चाहिए कि नहीं? वो देश को बचा रहा है। आप हम दो हमारे दोस्त की सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं?
ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का अभी का हेडलाइन है, इंडिया रिटर्न्स टू ग्रोथ बट रिकवरी डिवाइड्स रिच एंड पुअर, जो ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से इस ग्रोथ का फायदा जो देश के का अमीर वर्ग है उसे तो हुआ है, लेकिन जो गरीब वर्ग है, जो कि असंगठित क्षेत्र में था, उसे नहीं हुआ है। जो होटल चला रहा था, छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहा था, होटल में काम कर रहा था, उसे नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा था, नहीं हुआ। मैं ये आंकड़े जो पीआईबी ने पब्लिश किए हैं इनको देख रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इन आंकड़ों में वो 20 लाख करोड़ कहां छुपे हुए हैं जो मोदी जी ने देश की जनता को दिए, दिखाई तो नहीं दे रहे। न सरकार ने जो खर्च किया उसमें दिखाई दे रहा है। क्या सरकार ने ऐसी आपदा के समय अपना 1.25 करोड़ रोजगार सृजित हुए हैं 1 महीने में, तो काम तो हो रहा है ना घनश्याम तिवारी? जितनी नौकरियां गई थी उसकी तुलना में कितने रोजगार सृजित हुए हैं वो देखना आवश्यक है। अभी जिस तरीके से इसी रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो आंकड़े डाउन है और होटल सर्विसेज बाकी इंडस्ट्री में जो आंकड़े डाउन है, इससे किसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है? 38 करोड़ 88 लाख से आंकड़ा बढ़कर 40 करोड़ 7 लाख हुआ है ना, ये सीएमआई कह रहा है। क्या 9.1% से बेरोजगारी दर घटकर 6.5% पर आई है। नहीं, वो जब अर्थव्यवस्था बदलाव लेती है या बदलाव आ रहा होता है तो ये नेचुरल बात है, लेकिन इसमें सरकार की भूमिका क्या है, मैं वो सवाल उठा रहा हूं। जब सरकार को, हमको आपको दिख रहा है कि जो लॉकडाउन हुआ उसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा उन क्षेत्रों पर जो होटल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हमें दिख रहा था। क्या सरकार को नहीं दिख रहा था? क्या सरकार ने अपनी तरफ से कोई भी मुहिम ऐसी अभी तक छेड़ी है जिससे इन लोगों को, इन संगठनों को, इन संस्थानों को फायदा हो रहा है? आपके दर्शक, जिनके परिवार के सदस्य इन संस्थानों से बेरोजगार हुए, क्या उन्हें कुछ लाभ हुआ? सरकार यहाँ पे अगर ये कहे कि हमारी फलाना स्कीम से इस तरीके से वो लोग जो बेरोजगार हो रहे थे उन्हें लाभ हुआ, या वो छोटे उद्योग जो बंद हो रहे थे वो बंद नहीं हुए, तो ये बात समझ में आती है। लेकिन फिलहाल इन आंकड़ों में ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो प्राइवेट कंजम्पशन के आंकड़े उठा लीजिए या सरकारी खर्चों के आंकड़े उठा लीजिए, ऐसा कोई आंकड़ा ये नहीं दिखा रहा कि इनका 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस जो दिया गया वो जुमला था। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग जो 36% का गोता था प्लस 1.6% आ गया, ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट 47.6% का गोता था, अब वो -7.7 रह गया। कंस्ट्रक्शन 50% का गोता प्लस में आ गए 6.25%। तो ये कहना कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, वो कहीं परिलक्षित नहीं हो रहे, वो तो फिर आप ऑपोजिशन कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन। नहीं, ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन नहीं है। अगर आप ये देखिएगा कि जिस उपलब्धि को सरकार अपने ऊपर लेवल के रूप में लगाना चाहती है, वो उपलब्धि इसलिए कि संस्थान दोबारा फंक्शनल हो रहे हैं, दोबारा लोग बाहर निकल रहे हैं, कामकाज में जा रहे हैं, इसलिए कि सरकार की नीतियों का असर है। मैं ये पूछ रहा हूं कि इनमें से कितने संस्थान हैं जिन्होंने, सरकार ने अगर कहा कि हमने लोन दिया, तो कितने संस्थानों ने लोन लिया? जिन लोगों के रोजगार गए, आप ये बताइए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे पूछिए कि सरकार की कौन सी स्कीम थी जिसने होटल इंडस्ट्री में जो लोग बेरोजगार हुए उनकी मदद की, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो लोग बेरोजगार हुए उनकी मदद की? उत्तर प्रदेश की बात मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश में हर महीने आदित्यनाथ जी की सरकार ने कहा हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। कौन से महीने में इन्होंने 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है? तो अगर ठीक है, बीजेपी वाले से पूछता हूं मैं, प्रकाश चंद्र शर्मा स्क्रीन पर। प्रकाश चंद्र शर्मा, पहले तो किसानों की बात, और क्योंकि आप भी किसानी परिप्रेक्ष्य से आते हैं, किसानों ने अर्थव्यवस्था को बचाकर रखा, किसानों को कौन बचाएगा? ये तो आंकड़े बता रहे हैं ना कि किसानों ने बचाई देश की अर्थव्यवस्था। संदीप जी, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे हम इतिहास पलट लें, चाहे हम वर्तमान को देखें, चाहे भविष्य को देखें, देश की रीढ़, देश की मजबूती किसानी थी, किसानी है, किसानी रहेगी। चाहे हम अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे हम डेटा की बात करें, चाहे बिना डेटा की बात करें। देखिए, कोविड पेंडेमिक के बाद दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है, और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत के एस्पेक्ट को देखने की, अर्थव्यवस्था को देखने की, और उसकी मूल व्यवस्था कृषि रहेगी। इसीलिए यह बिल है और किसानों के हित में है। इसके कई स्टार्टअप्स हैं, कई एफपीओ हैं, जिसने पूरे तरीके से काम किया है। और माननीय घनश्याम जी जो बोल रहे थे, देखिए, लकीर के फकीर बन के नहीं, मेरा सवाल ये, पुरानी व्यवस्था में ही चल रहे हैं ना, कानून कहने को बन गए, वो लागू नहीं हुए हैं। पुरानी व्यवस्था में भी किसान अपने मजबूत कांधों से देश को बचाए रखे हुए हैं। कई संदीप जी, कई चीजें आई हैं। देखिए, पिछले 6 सालों में जो सरकार ने काम किया है, पेंडेमिक के दौरान भी जो काम किया है, वो काबिले तारीफ रहा है, और सारे डेटा इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम बात करें, आप खाद की बात करें, आप किसी चीज की बात करें, और बेसिकली एक शब्द में बात करें, खाद की बात कर रहे हैं, खाद का कट्टा 50 किलो की जगह 40 किलो नहीं हो गया। नहीं, आप ये देखिए ना कि हम
20 रुपए नहीं बढ़ गया। जी, अगर जहां मैं खाद की बात करता हूँ, गन्ना किसान की पर बीघा खपत 10,000 से 13,700 रुपए नहीं बढ़ी क्या? बता दीजिए। बिजली की कीमत पर बीघा किसानों के लिए 750 से 1750 रुपए नहीं बढ़ी क्या? गलत कह रहा हूं तो बताइए मुझे। मैं किसी डेटा पे आपके मतलब सवाल खड़े नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक द सेम टाइम ये भी कहना चाहता हूं कि सिक्के का दूसरा पहलू देखें। जो 14 में स्थिति थी किसानी क्षेत्र की, किसी क्षेत्र की, आज वो कहां है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर 14 में था, आज वो इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है? उसमें आमूलचूल परिवर्तन आया है। और यह बिल एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो इसमें करेगा। सिर्फ हम कॉस्ट दे रहे हैं, हम कॉस्ट कम करने की भी तो कोशिश कर रहे हैं। चाहे हम सोलर पंप कुसुम योजना की देने की बात कर रहे हो, चाहे हम उसको अलग व्यवस्था देने की बात कर रही हो, नीम यूटिंग कोरिया दे रहे हैं, हम सॉइल टेस्टिंग कर रहे हैं, जहां यूरिया की आवश्यकता नहीं है हम उसका उपयोग कम कर रहे हैं। चंद्र बाबू, ये तो हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं इस कोरोना काल में 20,97,000 करोड़ का राहत पैकेज कॉर्पोरेट इंडिया को दिया गया है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, रियल एस्टेट के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, एमएसएमई के लिए। किसान को क्या मिला? और किसान ने ही नैया पार लगाई है। संदीप जी, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात की आपने। देखिए क्या है, भारत के जो पूरे पैसे आते हैं 54% किसानी क्षेत्र से आते हैं। जो हमारी इनकम है 54% सेगमेंट किसानी क्षेत्र से है, 24% इंडस्ट्री से है, बाकी अन्य से है। तो अल्टीमेटली ये पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी क्षेत्र को गया है और इससे मतलब जो एलाइड इंडस्ट्री है उसमें गया है। ना 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 ना। सुप्रिया श्रीनेट रिबट करना चाह रही हैं, फिर सिद्धार्थ और शरद कोहली आएंगे स्क्रीन पर। प्लीज मुझे एक बार बोलना है। हाँ बोलिए ना। नहीं, मैं सिर्फ रीबट नहीं करना चाहती हूं। मैं दो तथ्य रखना चाहती हूं। कॉन्ट्ररी टू क्लेम्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उस तरह का हुआ नहीं है। थर्ड क्वार्टर में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट किया है -1.5% पर, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 3.55 लाख करोड़ है, जो पिछले साल 3.9 लाख करोड़ था, 3.59 लाख करोड़ था। तो ये कम हुआ है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर, जबकि बढ़ना चाहिए था। तो सरकार, ये जो गलत बात हो रही है ना कि सरकार ने 20 लाख करोड़ खर्चा कर दिया, रियल खर्चा नहीं हुआ है, और ये सरकार के ही आंकड़े प्रूव कर रहे हैं। और संदीप जी, सिर्फ किसान ही नहीं, किसान ने तो संभाल कर रखा ही हुआ इकोनॉमी को 3.9% पे ग्रो करके। ये दिखाता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में कितना पेन है। आपका सेंसेक्स भागा जा रहा है सफेद अश्वमेध घोड़े की तरह, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर का पेन अभी भी बहुत गहरा है, बहुत करारी चोट पहुंची है। वहां पर फिस्कल पॉलिसीज की हेल्प की जरूरत है। इससे आप मुंह मत मोड़िए। ये दिखाते हैं ये डेटा कि इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत पेन है अभी, और गवर्नमेंट ने उतना खर्चा नहीं किया है। ये आपके आंकड़े प्रूफ कर रहे हैं, आंकड़े हमारे नहीं है, सरकार के रिलीज किए हुए आंकड़े हैं ये। शरद, कैसे देखते हैं आप इन आंकड़ों को? मैं क्योंकि आंकड़े आपके भी टिप्स पे रहते हैं संदीप, मुझे मालूम है, और स्क्रीन पे भी बाकायदा चल रहे हैं। मैं उन आंकड़ों का कुछ और एक पहलू आपको बता देता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर, इनका जो योगदान है हम वो देखते हैं। योगदान मैन्युफैक्चरिंग का देखें हम करीब 18-20% रहता है। एग्रीकल्चर का जो योगदान है वो करीब 15% के आसपास रहता है, जबकि 60 से 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस पर आधारित रहती है। पर आधारित है। और सर्विसेज का योगदान जीडीपी में करीब 56 से 60% रहता है। अब जो ये आंकड़े निकल के आए हैं जीडीपी के, अगर आपका एग्रीकल्चर इतना बड़ा है, इसका मतलब कुल 15% जो आपका योगदान है उसमें बड़ा, इसका मतलब काफी ज्यादा, आप अगर रियल टर्म्स में देखें तो काफी उछाल आया है। ऐसे ही आप सर्विसेज का जो फॉल दिखाई दे रहा है 8.5%, पर क्योंकि उसका योगदान 56% है तो इसलिए उसका जो फॉल है वो आप रिलेटिव टर्म्स में देखेंगे, अगर हम इन फिगर्स को रिलेटिव देखें। अब मैं आपको बेरोजगारी की एक बड़ी रोचक क्योंकि ये बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है ना, सर्विसेज में ऑब्वियसली रोजगार सबसे ज्यादा है। मैं इसीलिए मैंने आपको ये जो बेरोजगारी की बढ़ी हुई फिगर देख रहे हैं, 1.25 करोड़ रोजगार ज्यादा सृजित हुए। मैं आपको बड़ा रोचक फैक्ट देता हूं। एक किसी फैक्ट्री में 50-50 हजार के 10 मैनेजर काम करते थे पहले। ये मैं कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं। 5 लाख रुपए का एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। आपके पास तो रिटर्न्स भी आते होंगे ना? फिर भी क्योंकि कंपनी का नाम ले सकते नहीं, नाम नहीं लेने की, मैं एक एवरेज मतलब आपके सामने जो फिगर्स आ रही है। बिल्कुल, तो 10 लोग काम करते थे, 5 लाख उनका सैलरी बिल था केवल उन 10 मैनेजर्स का। अब कोरोना के बाद उन्होंने सबको निकाल दिया। अब उनके पास संदीप 12 मैनेजर काम करते हैं,
30-30 हजार वो नौकरी लेते हैं। तो आपको ये जो 5 CMI लाख की का हो बढ़ी गया हुई- 3,60,000 रुपए जी हाँ, खर्चा, तो खर्चा और कम कहने हो गया, को लोग ज्यादा लोग एम्प्लॉय हो ज्यादा, गए। तो आपको जो बढ़ी हुई एम्प्लॉयमेंट दिखाई दे रही है उसका कुछ कारण ये भी है, पर ये भी और सच है- उसमें ये जो बाजार भी बम बम हो रहा है जिसका जिक्र कर दिया, आज तो गिरा है बॉन्ड यील्ड के चलते, लेकिन ये कंपनियां जो अच्छे नतीजे दिखा रही हैं और आप जाने कॉस्ट मान कम करी, कॉस्ट कम कर दी, नौकरियां खा ली, जी हाँ, बॉटम लाइन उनकी बढ़ गई है, बॉटम लाइन बढ़ गई कि जी प्रॉफिट है, टॉप लाइन गिर गई, बॉटम लाइन बढ़ तो गई। ये वी profit शेप ज्यादा आ रिकवरी गया। नहीं, के शेप रिकवरी हाँ, भी हो रही है कुछ क्या? industries में अमीर बिल्कुल- अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहा है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इस समय बढ़ रहा है। मैं सुप्रिया की इस बात से सहमत हूं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहां पर अभी दर्द है, और बहुत सख्त दर्द है, इतना दर्द है कि करा रहे हैं कुछ लोग। पर यह भी सच है कि जिस रफ्तार से इकोनॉमी पर इस पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा नहीं हो रही क्योंकि वो सेक्टर के आपको कहीं आंकड़े नहीं दिखाई देते हैं संदीप, उसके कहीं फॉर्मल आंकड़े नहीं है, उसका उनका कोई सड़कों पे हाय हाय नहीं होता, सड़कों पे जुलूस नहीं निकलते हैं। मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि जिस स्पीड से भारत ने रिकवरी दिखाई है, ये इसलिए दिखाई है, अगर आप एक मेगा पिक्चर लें, क्योंकि भारत नहीं, सड़कों पर आप एक बेरोजगार आदमी वो घर में भी बताएगा या अपने समाज में रिश्तेदारी में कहेगा नहीं नौकरी है, वो शायद सुबह तैयार होकर निकलता है बिना नौकरी के, या जिसकी तनख्वाह कट गई है, आप सोचते हैं कि वो सड़क पर जाकर कहेगा हाय हाय जी मेरी 30% तनख्वाह कट गई? क्योंकि एक तो वो एकजुट नहीं है, हाँ। जैसे किसान है या जैसे अन्य लोग हैं, वो एकजुट नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी जिसके आपने नंबर्स आज खोले हैं, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है 60 से 65% कंजम्पशन से होता है। तो एक कंजम्पशन वाली जो अर्थव्यवस्था होती है संदीप, उसमें ये एक बड़ा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका एक फीचर होता है कि वो रिकवरी जैसे ही कंजम्पशन शुरू होती है आपको वहां रिकवरी देखने को मिल जाती है। उसमें सरकार का रोल रहता है, नहीं भी रहे तो जो ही आप सामान खरीदने दुकान पर जाएंगे आपको रिकवरी दिखने लग जाएगी। तो मुझे लग रहा है इन आंकड़ों को हमको रिलेटिव टर्म्स में देखना बहुत जरूरी है संदीप, कि कितना कितना योगदान इस एक एक सेक्टर का पूरे के पूरे जीडीपी में है, तब ये आंकड़े आपको पूरी तरह से समझ में आते हैं। और इसी में मैं आम आदमी की बिल्कुल सरोकारों की बात कर रहा हूं, सरल सीधी सादी भाषा में। राजीव रंजन, अब ये जो दौर है और अच्छा है, ये मैंने इसीलिए सवाल भी रखा कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। पर ये जो अच्छे आंकड़े दिख रहे हैं, और इनको मैं नकार नहीं रहा हूं, सरकार ने कदम उठाए हैं, जो सरकार की मजबूरियां हैं, खजाना भी खाली है, जो कर सकती है वो कर रही है। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां सरकार कर सकती है, वहां नहीं किया जा रहा है और आम आदमी पर मार पड़ रही है। मैं पेट्रोल, डीजल और गैस की भी बात करना चाहूंगा। 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल हो गया, 90 रुपए डीजल हो गया, 200 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ गए। आपकी अर्थव्यवस्था थोड़ी पिकअप भी कर रही है, आम आदमी की जेब में पैसे वैसे ही नहीं है, और ढीली हो रही है, और महंगाई डायन भी मुंह बाय बैठी है। यह भी एक खतरा है। गलत तो नहीं कह रहा मैं। ये केवल केंद्र सरकार का मसला नहीं है, राज्य सरकारों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी सरकार भी है, देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, नॉन कांग्रेस नॉन एनडीए सरकारें हैं। इन तमाम सरकारों में कहीं ना कहीं वैट के जरिए जो एक राशि का संग्रहण है वो भी एक प्रश्न है, और इसलिए इस सवाल पर ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की जवाबदेही, वो मिलकर के इसका समाधान हो। केवल ये कहना कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से उपभोक्ताओं को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, ये अन्यायपूर्ण विश्लेषण होगा। अच्छा, अन्यायपूर्ण होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए राजीव रंजन, अगर मैं ये कहूं कि जो बेस प्राइस होता है पेट्रोल डीजल का, उस पर एक्साइज लगती है, उसके बाद वैट लगाया जाता है जी, अगर एक्साइज कम कर देगी तो आपका वैट अपने आप कम नहीं हो जाएगा क्या? गलत कह रहा हूं? देखिए, नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो शुरुआत तो पहल तो करनी पड़ेगी केंद्र सरकार को ना। तेल के नियंत्रित उत्पादन की वजह से भी कुछ कठिनाइयां हैं, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि मूल्य आज भी स्थिर है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लंबे समय से स्थिर है, उसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। अभी ये कैसे मिले, ये सभी दलों की जवाबदेही है, केंद्र सरकार के साथ सबको बात करनी चाहिए। ठीक है, सुप्रिया आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी, लेकिन कनेक्शन की दिक्कत थी मेरी सिद्धार्थ सिंह के साथ। सिद्धार्थ, मैं अभी पेट्रोल पर चला गया था, लेकिन एज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट जो लगातार सीएसओ के आंकड़े, सरकार के आंकड़ों को ट्रैक करते हैं, ये अच्छी खबर है कि 0.4% की हम विकास दर, हम पॉजिटिव में आ गए गोते के बाद।
मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है लेकिन सर्विसेज में अभी भी दिक्कत है, कंस्ट्रक्शन ठीक चल रही है लेकिन माइनिंग अभी भी माइनस में है। कैसे देखते हैं आप इसे? संदीप, ये अच्छी खबर तो मैं नहीं कहूंगा, ये जरूर कहूंगा कि ये राहत वाली खबर है। एक राहत आती है कि ये इसका ये इंडिकेशन है कि ठीक है, अब हम लोग वापस जो है अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, जो कि कोविड से की वजह से जो लॉकडाउन वगैरह हुआ उससे जो इम्पैक्ट हुआ। लेकिन संदीप, अभी भी मुझे लगता है जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जो आपको इस बात का मतलब भली भांति आपको उसका ज्ञान है कि कोविड के पहले भी जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो स्लो डाउन हो रही थी, जीडीपी जो है वो सिकुड़ रही थी, जो ग्रोथ थी वो घट रही थी। हाँ, तो मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं, ये मैं बता दूं 2018-19 से ही जो पहली तिमाही थी 8.2% की विकास दर, फिर 7.1% और उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई तीसरी तिमाही से 6.6%, गिरकर 5.8%, फिर 5%, फिर 4.5%, फिर 4.25% और चौथी तिमाही यानी कि कोरोना काल से बिल्कुल ठीक पहले जनवरी से मार्च पिछले साल 3.1% पर भी आ गए थे हम। सिद्धार्थ? संदीप, तो यही जो बात आपने कही, तो अब जो हमारे सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि कोविड जो सेक्टर्स टोटली खत्म हो गए, धाराशाही हो गए, एक तो आपको उनको मदद करनी है, ऊपर से संदीप कुछ आपके जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो बने हुए हैं, क्योंकि आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। ये आप डेटा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो लार्ज बिजनेसेस को जो बैंक लोन दे रहे हैं वो भी पिछले साल के मुकाबले अभी भी वो -2% है, यानी कि वहां पे ग्रोथ बिल्कुल नहीं है संदीप। तो केवल एमएसएमई सेक्टर है जिसको लोन्स अभी भी जो है करीब 20% के आसपास ये आंकड़ा पहुंच गया है। हाउसिंग सेक्टर या रियल एस्टेट मैं बोलूँ जिसको, रियल एस्टेट में भी अभी केवल 2% का इजाफा है जो क्रेडिट बैंक से जा रहा है। उसके अलावा संदीप आपकी एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि बैड लोन्स हैं, तो वो उनको भी आपको टैकल करना है। तीसरा बड़ा इशू है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा कैसे लाएं। तो इन सब चीजों के लिए भी सरकार के लिए ये पूरा जो अगला मुझे लगता है ये साल बहुत चुनौतीपूर्ण है। शायद इसीलिए बजट में उस तरह के लॉन्ग टर्म उन्होंने अनाउंसमेंट किए, जैसे कि कहा कि आपने जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएंगे ताकि कि जो बैंक के बैड लोन है उनको बंडल करके उसमें डाला जा सके, बैंक ताकि आगे लेंडिंग करें। लेकिन ये सब चीजें काफी चुनौती होंगी और साथ साथ हमको मतलब नई नई चुनौतियां पैदा होंगी। जैसे आज अभी आपने जिक्र किया कि बॉन्ड यील्ड, देखिए संदीप अब यूएस में फिर बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, तो ये जो एफपीआई, ये जो आपके यहाँ निवेशक, विदेशी जो संस्थागत निवेशक हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा खींच सकते हैं वापस मार्केट में, तो ये वापस भी जा सकते हैं। ये भी है बिल्कुल। थोड़ा कनेक्शन में दिक्कत है आपके साथ आज सिद्धार्थ। सुप्रिया, पर मैं बात कर रहा था पेट्रोल, डीजल और गैस की भी। देखिए जो आंकड़े आ रहे हैं आम आदमी के लिए, भाई अच्छा लगता है कि अर्थव्यवस्था दौड़ने लगी तो मेरी आमदनी बढ़ेगी, मेरे अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन नहीं, अभी पेन आ रहा है, अभी पीड़ा सहन करनी पड़ रही है आम आदमी को। मैं बार बार उसी बात को कहती हूं और मुझे लगता है आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि अभी तो आर्थिक मंदी से ही आम आदमी जूझ रहा था, किसी की नौकरी गई है, किसी का वेतन इतना घट गया है। अब ये जो कमर तोड़ महंगाई है ना, पिछले 3 महीने में 200 रुपए एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ जाना, शतक के पार पेट्रोल है, इसमें हम या तो आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं या सत्य को स्वीकार सकते हैं। और सच ये है कि सरकार ने, आप तो कह रहे थे एक्साइज के ऊपर वैट लगता है, एक सच ये भी है कि एक्साइज भी 3 तरीके की होती है। हाँ। बेसिक एक्साइज और एडिशनल एक्साइज। सरकार ने बेसिक एक्साइज को लगातार घटाया है, स्पेशल और एडिशनल को बढ़ाया है। हाँ, 1 रुपए 40 पैसे रख दिया है बेसिक एक्साइज को, बाकी तो सब सरकार के खाते में। 7 लाख करोड़ रुपए बकाया है सरकारों के। एग्जैक्टली बाकी सारा केंद्र सरकार के खाते में। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहां पे सरकार जो है वो सौतेला व्यवहार कर रही है राज्य सरकारों के साथ, और इसमें कांग्रेस और भाजपा शासित की बात नहीं है। आपको राज्य सरकारों का 7 लाख करोड़ रुपए बकाया है, वो कहां से काटेंगे? उनके पास आज आमदनी का क्या जरिया है? उनके पास एक अल्कोहल का पैसा आता है, एक रियल एस्टेट का आता है जो बैठा हुआ सेक्टर है, और एक पेट्रोलियम। उनके पास तो राजस्व ही नहीं है, राजस्व आपके पास है, आप ही को काटना पड़ेगा। और यह कहना कि आम आदमी की गर्दन रेती जाएगी और आप नेशन बिल्डिंग में खर्चा करिए, ये बहुत पहले भी गए थे, ये तो जब 40 पर ठीक है, थोड़ा ऑडियो मफल हो गया है।
शरद, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं जो सुप्रिया ने बात कही उसमें जोड़ना चाहूंगा। देखिए, ये सच है कि एक्साइज 3 तरीके की होती है, पर यह भी तो सच है कि राज्य सरकारों की, तो इसमें कोई मुझे लग रहा है राजनीति नहीं है, क्योंकि दोनों ही का रोल है। मैं तो संदीप वो पढ़ रहा था उस पे व्हाट्सएप पे जो चल रहा है, वो हम पुरानी कहावत छोटे थे तो बोलते थे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, डीजल 90 पेट्रोल 100 में लगा धागा, सिलेंडर निकल के भागा। तो मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार जब तक दोनों नहीं बैठेंगी और एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से, सीधा हाल है, जीएसटी में कर दो ना, 28% लगा दो। जीएसटी में 60% टैक्स पेट्रोल पर, 54% डीजल पर। बिल्कुल, वो करने से संदीप जो राजस्व की कैलकुलेशन है जो जीएसटी काउंसिल ने करी है, एकदम वो डिप कर जाती है, जिसकी अभी बात सुप्रिया कर रही है कि राज्यों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो ऐसे हालात में मुझे लग रहा है यहां पर आरोप प्रत्यारोप नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों राज्य और केंद्र सरकार इसके लिए बराबर के जिम्मेवार मानता हूं। भले ही एक्साइज 3 तरीके की लगती है, उसके ऊपर वैट लगता है, पहल वहां से हो सकती है, पर पहल जैसे हमने वेस्ट बंगाल में देखा, जब जरूरत होती है तो पहल नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं, 5 रुपए घटे हैं दाम असम में, क्योंकि तो चुनावों की तारीख की घोषणा होने वाली थी, आज हो गई। अरे भाई, मेघालय ने घटा दिया 7 रुपए 40 पैसे पेट्रोल, 7 रुपए 10 पैसे डीजल, नागालैंड ने भी हटाया है। तो अब जब जरूरत होती है तो हो जाता है। मतलब जब 5 राज्य हैं ऐसे। तो ये तथ्य नहीं चलता, ये लॉजिक नहीं चलता कि पहले वो घटाएं या पहले हम घटाएं। और बार बार ये आ रहा है, ये स्टेटमेंट आ रही है संदीप, कि राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर बैठे। और मजे की बात है, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो खुद ही राज्य सरकार है, खुद ही केंद्र सरकार है। जीएसटी, मुझे ये बताइए, जीएसटी काउंसिल में क्यों नहीं आता? पेट्रोल डीजल 28% लगाइए ना टैक्स। देखिए, ये क्या कबड्डी खेल रहे हैं आप मिलकर? देश के हम सब यहाँ पर बहस कर रहे हैं, अच्छे से सुझाव जुटा रहे हैं, लेकिन देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान है कि देखिए, वो दुनिया में ठंड चल रही है, ठंड हटेगी तो दाम घटेंगे। जहां पर देश के पेट्रोलियम मंत्री बस बैठ करके ये देख रहे हैं कब दुनिया में ठंड हटे और दाम अपने आप घटे। इस सरकार ने साबित कर दिया कि उसे खुद कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ जुमले गढ़ सकते हैं। ये जीएसटी की बात करेंगे, जीएसटी में कभी लाएंगे नहीं। इस सरकार के हर तो आप दबाव बनाइए, चक्कर ये हो जाता है ना, वो एक नेता ने कहा था ना, हर राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद और आपत्ति दर्ज करा सकती हैं सुप्रिया इस बात पर, वो कांग्रेस हो जाते हैं। सत्ता, मोटी बात यह है, सत्ता में आने के बाद आपके बोल कुछ और होते हैं, विपक्ष में कुछ और होते हैं। जिस सरकार के नाक के नीचे प्रधानमंत्री के घर से 20 किलोमीटर दूर 200 किसानों की मृत्यु हो जाए और उस सरकार पे दबाव न बना हो, कृषि मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया हो, आपको लगता है कि हमारी चर्चाएं दबाव बनाएंगी? ये सरकार निरंकुश है। हम ये इस गलतफहमी में या खुशफहमी में न रहें कि हमारी जब 200 किसानों की मृत्यु ने दबाव नहीं बनाया तो हमारी चर्चाएं दबाव नहीं बनाएंगी। ये तब तक निरंकुश रहेगी जब तक जनता इन्हें हराना शुरू नहीं करेगी, और जब जनता इन्हें हराना शुरू करेगी तब देखिएगा किस तरीके से दबाव बनता है, क्योंकि ये सत्ता के फूले हुए लोग हैं। जिस दिन जनता ने इन्हें गिराना शुरू किया, उस दिन ठीक है। प्रकाश चंद्र शर्मा, 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। अब बात घूम फिर कर अभी तेल पर आ गई है, जो आम आदमी जिस बात को लेकर कर रहा है, जीएसटी में क्यों नहीं ले आते पेट्रोल डीजल को? संदीप जी, हम तो तिनके चुन रहे थे आसियां बनाने के लिए। अच्छा। आपसे किसने कहा यहाँ बिजलियां गिराने को? देखिए, जो बातें कर रही हैं, बदलाव का समय है और बहुत बड़ा बदलाव का समय है। छोटी बातों में चर्चा को उलझा के या बिल्कुल डिरेल करके या लिखे, मतलब जो एक लकीर के फकीर बन के हम बात करें, हम चीजों को नहीं दे सकते। चीजों को ओवरऑल एस्पेक्ट में देखने की आवश्यकता है। देश कहाँ खड़ा है, किस स्थिति में खड़ा है, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, उसके पीछे क्या चुनौतियां हैं और उसके अंदर क्या चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों को सामने करते हुए देश का निर्माण हो रहा है, राष्ट्र निर्माण हो रहा है, तो हमें अपने आप को कहीं बहुत छोटे से लेवल पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये देश निर्माण हो रहा है, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, या दरअसल अभी अच्छे आंकड़े तो आए हैं लेकिन आम आदमी की पीड़ा, उसका दर्द अभी कम नहीं हुआ है। इस पर भी हमें सोचना होगा। लेकिन एक अच्छी खबर है, जो मैंने कहा ना, पानी से ऊपर नाक तो कम से कम हमारी आई है, अच्छी तरह से तैरने लगे। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।